हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10th फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हम पहले से ही कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करते हुए आ रहे हैं और फर्स्ट पार्ट जो है मैंने हर चैप्टर का फिनिश किया है। तो आपने अगर अभी तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाके फिजिक्स और केमिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप हर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज टेकन नेगेटिव? कौन से वर्क को हम नेगेटिव लेते हैं? पहला है वर्क डन बाय ग्रेविटेशन इन फ्री फॉल। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन इन फ्री फॉल इसको हम नेगेटिव नहीं लेते हैं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, अब इसको हम नेगेटिव क्यों लेते हैं? क्योंकि वर्क डन कभी भी अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन के अगेंस्ट होता है, मान लेते हैं बॉडी जो है वो एक डायरेक्शन में मूव कर रही है और वर्क अपोजिट डायरेक्शन में किया जा रहा है, तो यहां पर वर्क नेगेटिव होगा। तो देखिए वर्क डन इन फ्री फॉल, तो बॉडी का जो मूवमेंट होता है वो डाउनवर्ड्स होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे की ही तरफ लगता है, तो यहां पे पॉजिटिव होगा। यहां पे देखिए बॉडी इस तरफ मूव कर रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स जो लगता है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ताकि उसको रोक सकें, तो यहां पे वर्क डन नेगेटिव होगा। उसके अलावा वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स से जो वर्क लगता है किसी भी बॉडी पे मूविंग इन द सर्कुलर पाथ, वो तो जीरो होता है, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता है। वर्क डन टू पुल अ चेयर, तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई चेयर रखी हुई है और आप उसको पुल कर रहे हो, तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में बॉडी भी मूव होगी, तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, if A and B do same amount of work in 5 and 6 minutes respectively, then the ratio of their power, तो पावर को आपको फॉर्मूला पता है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है? पावर इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो दैट इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर मैं A की पावर की बात करूं तो PA इक्वल टू वर्क डन बाय A, तो वर्क तो दोनों बराबर ही कर रहे हैं, तो मान लेते हैं दोनों W वर्क करते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना है इसका? ये लेता है 5 मिनट्स। उसी तरीके से पावर ऑफ B दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय B, उसको भी W ले लेते हैं क्योंकि दोनों सेम वर्क कर रहे हैं और टाइम इसका होता है 6 मिनट्स, तो अभी हम इसको मिनट में ही रहने देते हैं। तो रेशियो जो होगा A और B की पावर का, तो PA इज टू PB इक्वल टू क्या हो जाएगा? या आप कह सकते हो PA अपॉन PB इक्वल टू क्या हो जाएगा? W बाई 5 अपॉन W बाय 6, तो W से आप W कैंसिल कर सकते हो, 6 ऊपर चला जाएगा, तो PA बाई PB का जो रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू 6 बाई 5। तो ध्यान रखिए द रेशियो इज 6:5 न कि 5:6, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पावर ऑफ अ लोड इज 10 किलोवाट। तो यहाँ पे एक कोई भी हमारे पास लोड है उसमें हमको पावर जो मिल रही है, यहाँ पे कोई भी डिवाइस हो सकता है मोटर वगैरह, इसकी जो पावर है वो 10 किलोवाट है। इट कैन रेज अ लोड ऑफ 200 न्यूटन बाय स्पीड ऑफ, तो यहाँ पे जो पावर है वो आपको 10 किलोवाट दी है। तो आपको फॉर्मूला पता है कि जो पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो स्पीड जो होगी, वेलोसिटी जो होगी दैट इज P बाई F। ध्यान रखिए नाउ पावर जो दी है वो किलोवाट में दी है, तो उसको वाट में आप कन्वर्ट कर लीजिए, दैट विल बी इक्वल टू 10,000। ध्यान रखिए 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 200, तो ये कितना हो रहा है? आप दो जीरोस कैंसिल कर लीजिए और 100 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 50। तो आंसर क्या होगा? द आंसर इज 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो उसको मूव कर सकता है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 5 बल्ब्स ऑफ 100 वॉट ईच आर यूज फॉर 24 आवर्स, तो फ्रॉम नहीं यहाँ पे फॉर होगा, फॉर 24 आवर्स द एनर्जी कंज्यूम, तो कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी यहाँ पे? तो ध्यान रखिए यहाँ पे देखिए एनर्जी सारी की सारी किलोवाट आवर में दी है, तो एक काम करते हैं हम पावर को हम वॉट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए 5 बल्ब्स है और 100 वॉट की पावर यूज करते हैं, तो 5 बल्ब की पावर कितनी हो जाएगी? दैट इज 5 इंटू 100, तो कितनी हो जाएगी? दैट इज इक्वल टू 500 वॉट। और इसको अगर मैं किलोवाट में कन्वर्ट करूं तो दैट विल बी इक्वल टू 0.5, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो दैट इज इक्वल टू 0.5 किलोवाट, तो 0.5 किलोवाट ये हो जाएगा। अब आपको टाइम दिया है आवर्स में, तो आपको पता है कि किलोवाट आवर में अगर पावर होती है या एनर्जी होती है तो एनर्जी या वर्क इक्वल टू कितना होता है? दैट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, क्योंकि पावर इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन या एनर्जी अपॉन टाइम। तो पावर किस में है? किलोवाट में है, तो दैट इज 0.5 इंटू टाइम किस में? आर में है,
इंटू 24, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, बजाय इसके कि पहले हम उसको सेकंड में कन्वर्ट करें और फिर जो पावर मुझे जूल में मिलेगी उसको मैं किलोवाट आवर में कन्वर्ट करूं पूरी एनर्जी को। तो एनर्जी को जूल में कन्वर्ट करने से बेटर है कि आप डायरेक्ट इसको पावर को जो है वो किलोवाट में लिख लो और टाइम को आर में ले लो। तो 0.5 इंटू 24 दैट इज इक्वल टू 12। तो आपका आंसर आ रहा है 12 किलोवाट आवर। तो इसका ध्यान रखेंगे, द आंसर इज 12 किलोवाट आवर। तो बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी बाय। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? तो उसके लिए हमको क्या लगता है, मेकिंग अ डैम इन द रिवर। तो डैम से नहीं होता है, डैम से हम काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को यूज करते हैं, तो इसका कोई यूज नहीं है। दूसरा आपके पास डायनामो, डायनामो भी नहीं है, क्योंकि डायनामो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल यानी कि काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। तो इसका ध्यान रखिए। तो डैम में अगर हम डायनामो या कोई टरबाइन लगाते हैं तो हम यूज करते हैं काइनेटिक एनर्जी का, जो हाइड्रो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी को यूज करते हैं वाटर की। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल मोटर, बिल्कुल ये सही आंसर होगा आपका, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है, इलेक्ट्रिक मोटर को ही हम यूज करते हैं किस काम के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो आपने देखा होगा बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं आपके घरों पे, चाहे वो फैन हो गया या फिर मोटर्स जितने भी डिवाइसेस में लगी होती है, सब में मोटर जो भी घूमने वाले डिवाइसेस होते हैं, जैसे आपके मिक्सर ग्राइंडर वगैरह हो गए, इन सब में इलेक्ट्रिकल मोटर होती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं और उसकी वजह से वो मैकेनिकल एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो द आंसर इज इलेक्ट्रिक मोटर। ध्यान रखिए इसका। तो बैटरी नहीं, बैटरी क्या करती है, बैटरी का ध्यान रखना, बैटरी का क्या काम होता है, बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है, ध्यान रखिए। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम डिफरेंट एनर्जीज में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डबल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी विल। तो एक बॉडी है जिसका मोमेंटम आपने कर दिया है डबल, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो देखिए, अगर आपको पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, वैसे फॉर्मूला जो होता है काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर बाय 2m, इसका ध्यान रखेंगे। और अगर ये फॉर्मूला नहीं भी पता है आपको तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने क्या किया, बॉडी के मोमेंटम को डबल किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मोमेंटम। तो अगर k जो ये है तो k डैश मान लेते हैं हम लोग, k डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, k डैश इक्वल टू p की वैल्यू डबल हो जाएगी, तो यानी कि 2p का होल स्क्वायर बाय 2m। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4p स्क्वायर बाय 2m। अब क्या करेंगे, k डैश से k को डिवाइड कर देंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू p यानी कि 4p स्क्वायर बाय 2m डिवाइडेड बाय p स्क्वायर बाय 2m। तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, p स्क्वायर बाय 2m से p स्क्वायर बाय 2m कैंसिल हो जाएगा, तो k डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, दैट इज इक्वल टू 4k। तो इसका ध्यान रखेंगे, बहुत ही सिंपल सा है। तो ये क्या है, इट बिकम्स 4 टाइम्स, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट है तो ये ध्यान रखिए कि जो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अब मास तो चेंज नहीं किया, तो मोमेंटम किस वजह से चेंज हो सकता है बॉडी का, वो होता है वेलोसिटी की वजह से चेंज। तो इसका मतलब मोमेंटम डबल हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी डबल हो रही होगी। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी डबल होती है तो आपको पता है कि इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो v का स्क्वायर यानी कि 4, तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ बॉल ऑफ 40 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद a speed of 50 meter per second, maximum potential energy attained by body is। तो maximum potential energy, तो आपको क्या बोला गया है कि एक बॉडी है, हमने उसको ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंका है, तो आपको पता है ग्राउंड पे जो उसकी एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, यू से हम डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपको u का फॉर्मूला पता है, u इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। तो हाइट जितनी ज्यादा होगी, हाइट जितनी ज्यादा अटेन करेगी बॉडी, उतनी ही उसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब वो बॉडी आप ऊपर फेंकोगे और मैक्सिमम हाइट पे वो बॉडी जा चुकी होगी, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी वहां पे मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, केवल काइनेटिक एनर्जी होगी, और आपको पता है
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग हम काइनेटिक एनर्जी को पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाती है 0। यानी कि इस पॉइंट पे, डाउन बॉटम पॉइंट पे जहां से आप फेंकना शुरू कर रहे हो बॉल को, वहां पे जो काइनेटिक एनर्जी है ऊपर जाके यही काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमको यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बजाय मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पता करनी है, तो वो कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू, सीधा फॉर्मूला यूज कीजिए, हाफ mv²। तो ध्यान रखिए इस चीज का, हाफ। और एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो मास दिया है वो दिया है ग्राम में, आपको मास लेना है केजी में। तो केजी में लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, 40 डिवाइडेड बाय 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, इनटू हाफ mv²। तो v का स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर, दैट इज 50 इंटू 50। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 0 0 0, आप सारे जीरोस कैंसिल कर लीजिए, तो जीरो सारे कैंसिल हो जा रहे हैं, और 2 इंटू 2 दैट इज 4, तो 5 इंटू 2 10 इंटू 5 दैट इज 50। तो द आंसर इज 50 जूल, ऑप्शन हो जाएगा बी, 50 जूल आपका आंसर होगा। इस चीज का ध्यान रखिए, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना मत भूलिए, वरना गलत आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, in previous question the kinetic energy of the body is equal to its potential energy at the height of। तो आपको बोला गया था कि यहां से लेके बॉडी यहां तक जा रही है, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी अभी कैलकुलेट की थी हमने, दैट वाज इक्वल टू 50 जूल। तो इसका मतलब आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता है, ऊपर जाके जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 50 जूल हो जाएगी, और बीच में कहीं, क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है, U इक्वल टू mgh, डायरेक्टली डिपेंड करती है हाइट पे। अगर हम हाइट आधी कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी भी आधी हो जाएगी। तो यानी कि अगर मुझे ये हाइट पता चल जाए h, तो उसका आधा मैं करूंगा, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगी। तो अब हमको ऑलरेडी फॉर्मूला पता है कि यहाँ पे जो एनर्जी है वो 25 प्लस 25 यहां पे होगा, दैट इज 50 जूल, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि टोटल हमेशा बराबर ही रहना चाहिए। तो अगर दोनों बराबर होगा तो दोनों 25 प्लस 25, क्योंकि टोटल एनर्जी हर पॉइंट पे 50 ही होना चाहिए। तो mgh, पहले मैं टोटल हाइट निकाल लेता हूं और उसके बाद में ये h/2 उसको हाफ निकाल लेता हूं, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे दोनों बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करते हैं, u आपको ऑलरेडी पता है, u आपको दिया हुआ था 50 जूल टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो 50 हो जाएगा, इक्वल टू मास दिया हुआ है आपको 40 ग्राम दिया हुआ था, दैट इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय, ये हो रहा है हमारे पास 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, इनटू जी आपको पता है 10 इंटू एच। तो यहाँ पे जी से 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए, इसको 0 से 0 कैंसिल, तो दैट इज 50 इंटू 10 यानी कि 500 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू एच। तो हाइट आ रहा है आपके पास 125 मीटर। तो h/2 कितना हो जाएगा, h/2 विल बी इक्वल टू 62.5 मीटर। द करेक्ट आंसर इज 62.5 मीटर। तो बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन था, बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं था ये। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ बुलेट फायर्ड विद अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकंड पेनिट्रेट्स अ ट्री टू 10 सेंटीमीटर। तो एक ट्री पे वो पेनिट्रेट करता है टू 10 सेंटीमीटर, द एवरेज रिटार्डिंग एक्सेलरेशन ऑफर्ड बाय ट्री। आप इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ आप चाहो तो इसको डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ मोशन से भी सॉल्व कर सकते हो। तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, क्योंकि उससे डायरेक्टली हो जाता है। तो आपको फॉर्मूला पता है, v² माइनस u² इक्वल टू होता है 2 इंटू a इंटू एस। तो यहाँ पे देखिए इनिशियल वेलोसिटी, ये v होता है फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी 200 मीटर पर सेकेंड, तो 200 आएगा यहाँ पे, तो 200 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए ही हमको पता करना है, एंड एस डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है ट्री में 10 सेंटीमीटर, तो इसको लिखेंगे हम 10/100, क्योंकि इसको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो a इज इक्वल टू माइनस, निगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है, यहाँ पे नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने ऑलरेडी रिटार्डिंग टर्म यहाँ पे यूज किया है। तो माइनस 200 इंटू 200, और यहाँ पे देखिए इंटू 10 भी आएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जा रहा है 100। तो a इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 1 के पीछे कितने जीरो लग रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो 2 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो दैट इज 2 लाख मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, दिस इज 2 लाख मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ध्यान रखिए दिस इज 2 लाख मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंटरनल कंबशन इंजन ऑफ अ कार कन्वर्ट्स। तो आपको पता है कि जो भी आपकी कार का इंजन होता है उनको हम क्या कहते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन कहते हैं। तो वो किसको किस में कन्वर्ट करता है, देखिए क्या करता है वो, काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बिल्कुल नहीं। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये भी नहीं करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में भी नहीं कन्वर्ट करता है। द करेक्ट आंसर इज केमिकल टू मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि जो फ्यूल होता है, फ्यूल बर्न होता है, फ्यूल एक केमिकल है और बर्निंग जो होता है फ्यूल का, दैट इज अ केमिकल प्रोसेस, और उसकी बर्निंग से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से जो इंजन होता है वो मूव करना शुरू करता है और ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और चैप्टर मशीन से रिलेटेड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।